चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लेता है। थोड़ा सा कुछ मैं प्रीएम्बल के बारे में बता दूं, और देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, हम ये सेशंस क्या कर रहे हैं, रिवीजन पॉइंट पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीजों को एकदम बहुत डेप्थ में भी जाएंगे कि मैं सोवरेनिटी के बारे में बताऊंगा कि हाँ इस तरीके से ऐसा होता है, ये सेक्युलरिज्म के बारे में एकदम पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा। ठीक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम ऊपर से चले जाएंगे, एकदम नॉर्मल वे में जो सारी चीजें कि हाँ जिससे चीज आपको भी रिवाइज हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को पता ही है पहले से। तो इसमें अगर थोड़ा सा बताया जाए तो प्रीएम्बल के बारे में बता देता हूँ, फिर थोड़ा फंडामेंटल राइट्स पे मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक, तो प्रीएम्बल के बारे में अगर आप देखते हैं तो आपको अगर देखने को मिलता है, तो प्रीएम्बल जो आप देखते हैं कहाँ से, अच्छा ये बताइए, ये जो प्रीएम्बल का जो वो लिया गया है कहाँ से लिया गया है एक तरीके से, ये जो प्रीएम्बल है जिसने प्रीएम्बल की शुरुआत यूएसए, यूएसए ने सबसे पहली बात इसकी शुरुआत करी प्रीएम्बल की, अगर आप देखते हैं। और आपको पता है प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस पे बेस्ड है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो लाया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, टोटल उसके ऊपर बेस्ड है ये। क्योंकि आपको प्रीएम्बल पढ़ने से एक अंदाजा मिल जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, एक तरीके से अगर मैं हाइपोथेटिकली बताऊं तो। ठीक, तो कुछ वर्ड इसमें पहले से ही ऐड थे और बाद में कुछ ऐड हुए, आप लोगों को पता ही है। और ये यूपीएससी 2017 में एक प्रीलिम्स में स्टेटमेंट भी यूज कराया गया था, प्रीलिम्स रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड, कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या चीजें बनाई, क्या क्या इंक्लूड करी चीजें। ठीक, अगर आपको पता हो तो बाद में इसमें शब्द ऐड करे गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, तीन शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जैसे शब्द। ठीक, उससे पहले अगर आप देखें तो इसमें काफी अच्छे से आपको मतलब जो टोटल वर्ड है वो कितने, सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। तो अगर आप देखें तो सोवरन मतलब कि इंडिया किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, उस पे किसी का डोमिनियन नहीं चलेगा। ठीक, सोशलिस्ट इन द सेंस कि हम सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक, हम कोई कम्युनिस्ट नहीं है कि स्टेट का ही हर एक चीज चलेगा, ये मोनार्की टाइप। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, सेक्युलर की, और पहली बात एक और चीज बता दें कि हमारा गांधीयन सोशलिज्म के ऊपर काफी अच्छे से चलती हैं चीजें। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाँ गांधीयन सोशलिज्म के ऊपर काफी अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगे। सेक्युलर आपको पता ही है, धर्मनिरपेक्ष पहले में संविधान संशोधन के थ्रू ऐड हुआ था, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट किसी एक धर्म विशेष। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा, मैं ईयरफोन लगा के बोलता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। अभी ठीक है कि नहीं, ना फिर ईयरफोन लगा के आप तो। ठीक है। अभी अभी आवाज आएगी क्या? अभी आवाज आ रही है ना? मैंने ईयरफोन लगा के बोल रहा हूँ, अगर इशू है तो बता दीजिएगा। ठीक, बीच में भी इशू है तो बताना। तो मैं वही सेक्युलर बोल रहा था। सेक्युलर आपको पता ही है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि कोई भी एक गवर्नमेंट किसी धर्म विशेष के पक्ष में जाके सारी चीजें नहीं कर सकती है, वो आपको पता भी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, अगर मैं डेमोक्रेटिक की बात करूं तो डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि हमारे यहाँ मतलब पीपल के हाथ में पावर है, ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब इन द सेंस कि अगर आप देखते हैं टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एक तरीके से अगर आप चीजें देखते हैं। और हम अगर देखते हैं तो डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे आपको पता है कि रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड जैसी चीजें होती हैं। अभी अगर आप लोगों को पता हो तो अभी बताइएगा किस कंट्री ने रेफरेंडम कराया है कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है। वो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, सेंट्रल एशिया की ही कंट्री है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया और आप बता सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रेफरेंडम कराया कि उनके वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। बताइए।
एक जनमत संग्रह होता है ना, हिंदी में जनमत संग्रह बोलता है ना, तो वो कराया है इस तरीके से। ठीक। जनमत संग्रह ही बोला जाता है, नेपाल नहीं। ये था उज्बेकिस्तान। ठीक, उज्बेकिस्तान के अंदर रेफरेंडम हुआ था कि काफी अच्छे से, मतलब अभी रिसेंट कल परसों ही हुआ है कि मतलब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाना चाहिए। बदलना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए इसका जनमत संग्रह कराया गया, रेफरेंडम कराया गया। ठीक। तो आगे देख लेते हैं। अगर आप देखें, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि आपको भारत में देखने को मिलती है। भारत में क्या कि यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक, वो उसके हाथ में सुप्रीम पावर इन द सेंस होती है, वो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर जो होती है वो काफी अच्छे से उसके हाथ में होती है, जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं कि जनमत संग्रह कराया तो उसको एकदम से उसको वो बना दिया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यहाँ बकायदा वोटिंग सिस्टम है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें ऐसे ही हो रही हैं, मतलब कि हाँ ठीक है, इतने लोगों ने बोला कि ठीक है तो चलिए ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर चीजें होती हैं, इलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू सिलेक्टेड होता है। ठीक। और अगर आप देखें और अगर आप देखेंगे इसके अलावा, तो आपको क्या देखने को एक सेकंड देखिए ना। हाँ, रिपब्लिक, रिपब्लिक अगर आप देखें तो रिपब्लिक में क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है वो हमेशा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, मतलब क्या होता है आपका, मतलब इलेक्ट होता है। जैसे कि यूएसए वगैरह में, जैसे आप इंडिया में देखें, इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड हेड है हमारे, और काफी अच्छे से, मतलब वो भी भले से ही चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो एक फिक्स टेन्योर के लिए काफी अच्छे से इलेक्टेड होते हैं। ठीक। और जो रिपब्लिक होते हैं उसका मतलब अगर आप देखें तो उसके अंदर काफी अच्छे से दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि एक तरीके से, एक तो जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो आपको पीपल के हाथों में देखने को मिलेगी, ना कि जो वहां पर रूल कर रहा है उसमें देखने को मिलेगी। आपको प्रिविलेज क्लास की एब्सेंस देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, ये चीजें हो रही हैं। ठीक। जितने भी सारे ऑफिस हैं वो सारी पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी एनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक। तो हमारी इंडिया रिपब्लिक भी है। जस्टिस, जस्टिस कितने तरीके के प्रोवाइडेड कर रखे हैं हमारे प्रियम्बल ने, बताइएगा। जस्टिस कितने तरीके के हैं जो प्रियम्बल ने दे रखे हैं हमको? तीन। कौन कौन से? टाइप कर रहे हैं, सोशल, इको, पॉलिटिकल, एग्जैक्टली। हमको तीन तरीके के जस्टिस प्रोवाइडेड हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और वहीं पे अगर मैं लिबर्टी की बात करता हूँ तो लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का कुछ दबाव वगैरह नहीं है आपको, आप जैसा सोच रहे हैं, मतलब आपको लिबर्टी ऑफ थॉट है, आप एक्सप्रेशन है, लिबर्टी बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की आपके लिबर्टी है, वर्शिप की आपको लिबर्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई आप पे आके चीजें थोप रहा है। ठीक। वहीं पे अगर आप इक्वलिटी देखें तो यानी कि आपको स्पेशल प्रिविलेज क्लास की एब्सेंस देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को क्या चीजें मिल रही हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करा जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ। फ्रेटर्निटी, एक भाईचारे के साथ मिलकर रहना। ठीक। मतलब एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड आपस में, मतलब काफी अच्छे से प्रमोट करना चीजों को। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज वैसे ही मैं पूछता था पहले भी, और शायद मैंने कई बार पूछा भी है कि ये जो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, तो वाई ऑलवेज भाईचारा, मतलब भाईचारा। यहाँ पे फिर नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको फिर कहीं पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है? मतलब भाई, मतलब बहन चेहरा चारा जैसा कोई शब्द नहीं होता है, बट फिर भी आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पे भी एक आपको मेल डोमिनेंस देखने को मिल रहा है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। फीमेल का वर्जन कहाँ गया इस पूरे प्रियम्बल में?
ठीक, फीमेल वर्जन कहाँ है इसमें? प्रीएम्बल में अगर आप देखेंगे तो मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज शायद देखी है और बताई भी है, ऐसा भी नहीं है ना? या अगर मैं आपको वो भी बताऊं, आप सुबह जागे हुए हैं, आप सुबह पूजा करते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे आप गणेश जी की आरती होती है ना, उसमें बोलते हैं, एक लाइन आती है गणेश जी की, नन को आंख देत कोढ़िन को काया और बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। तो वाई ऑलवेज बाजन है पुत्र, नॉट पुत्री, है कि नहीं? वाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, तो वाई वाजन है मतलब बाजन के जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, ठीक लेडी, तो क्यों हमेशा उसको पुत्र, वाई नॉट पुत्री, है? तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे यार छोड़ो, अरे कर लेते हैं, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे खिलाफ फिर वारंट इशू हो जाएंगे मैंने ज्यादा कुछ बोल दिया तो, और ये यूट्यूब पे पैसा अपलोड कर देता हूँ मैं। ठीक, ठीक है, मोबाइल देख लेते हैं भाई। अब तो मुझे कुछ संभल के ही बोलना पड़ता है ज्यादा, जब तक मैं अपलोड करने लगा हूँ चीजों को कुछ नहीं पता। हाँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ आगे, तो प्रीम्बल से रिलेटेड कुछ केस भी हुए हैं, जैसे कि पेरूबरी यूनियन केस हुआ है, केशवानंद भारती केस, एलआईसी ऑफ इंडिया केस, स्टेटस मतलब प्रीम्बल के स्टेटस को बताने के लिए, तो मैं सिंपल इनके लास्ट जजमेंट बता देता हूँ। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम की जो प्रीम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया कि प्रीम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, केशवानंद भारती केस में बोला गया। एलआईसी ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला कि प्रीम्बल एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर देखते हैं आप काफी अच्छे से इसको, तो उसके बारे में अभी प्रीमियर का क्या स्टेटस है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक, और ये नॉन एनफोर्सिएबल है कोर्ट में, और यूपीएससी प्री 2020 के अंदर ये स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक, आपको पता होगा ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट आपका जजमेंट सुनाते हुए कभी प्रियम्बल का हवाला नहीं देगी, ठीक, प्रियम्बल का हवाला देते हुए कोर्ट कभी कोई जजमेंट नहीं सुनाएगा आपको, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है, और अगर आप देखें तो प्रीएम्बल को अमेंड भी करा जा सकता है, ठीक, बट वही चीज है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर को हनन ना करे, उसमें कोई चीज आके लास्ट में तो यही हो जाती है। आप उसको अच्छे से करिए, अमेंडमेंट करा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया है, 3 शब्द ऐड करे गए हैं, सोशल सेक्युलर इंटेग्रिटी, बट एट लास्ट चीज वही है कि आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट बोल रहा हूँ, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट भी आएंगे तो और ज्यादा अच्छे से करेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट, सबसे फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 आपके क्या ड्राइव करता है कि भारत को बताता है, इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारा भारत संघवाद का वो एक तरीके से स्ट्रक्चर को नहीं दिखा रहा है कि हम जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, हम यूनियन ऑफ स्टेट है ना, मतलब हम सब एक तरीके से, एक सारे स्टेट्स एक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की एक अलग गौर मतलब एक अलग वो है, वो सिंपल हमने एग्रीमेंट कर रखा है उसके साथ, वो हमारे साथ है, ठीक, ऐसा नहीं है कुछ भी कि वो कुछ कंडीशंस के साथ हमारे साथ है और जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो वो हमसे दूर हो जाएगा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। अ, अगर आप इसमें आगे देखते हैं तो आगे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट मतलब अगर आप ये चीज देखें तो फर्स्ट शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको काफी अच्छे से जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके टेरिटरीज के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको उसमें मेंशन्ड है कि हाँ ये स्टेट हैं काफी अच्छे से, ठीक। अगर आप देखते हैं इसमें अ, हमारे इंडियन स्टेट्स को कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो अलग हो जाए, ठीक, आपके यूनियन से अलग हो जाए, ऐसा कोई राइट नहीं है किसको, हमारे इंडियन स्टेट्स को, ठीक, बिकॉज वी आर नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, है ना, हम अमेरिका की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, जबकि अमेरिकन स्टेट्स को ये राइट है कि वो राइट टू सीड, सीड मतलब कि वो अपने वहां से अलग भी हो सकते हैं, ठीक, तो हमारा भारत तो ऑलवेज पहले से ही महान है, तो ये चीजें कहाँ से होंगी, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगर मैं आगे चीजें देखूं तो जो आर्टिकल आपका कौन सा आर्टिकल, अच्छा पहले इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ। हमने जो ये कैटेगरीज आर्टिकल 1 को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कि जो मैंने बताया बताया ना कि हमारे इसमें स्टेट्स आते हैं, तो एक तो आपकी स्टेट्स आएंगे, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा क्या आएगा, टेरिटरीज जो कि मे बी इन फ्यूचर एक्वायर्ड करी जा सकती हैं। टाइम मतलब जो भी एक्वायर करी गई हैं ये करी जा सकती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो टेरिटरी मतलब 3 तरीके की हम टेरिटरी गिनते हैं। एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट मतलब अपने राज्य यूनियन टेरिटरीज, और जो एक्वायर्ड करी जा सकती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी समय ये करी जा चुकी हैं, वो भी आप आर्टिकल 1 में ही देखते हैं। ठीक, ध्यान रख लेना। आर्टिकल 2 पावर ग्रांट करता है पार्लियामेंट को कि वो काफी अच्छे से मतलब यूनियन ऑफ इंडिया में एक न्यू स्टेट को एडमिट कर सकती है, या न्यू स्टेट को बनाने की एक पावर देता है। ठीक, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 से भी एक तरीके से उसको पावर आ जा रही है। आर्टिकल 1 में मैंने बोला ना 3 कैटेगरीज हैं, जो तीसरा और तीसरा यही बोलता है कि हम वो भी टेरिटरी काउंट करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब समय समय पर एक्वायर करी जा सकती है कोई भी टेरिटरी। ठीक, मतलब कुल मिला के आर्टिकल 2 आपके न्यू स्टेट बनाने से रिलेटेड है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 3 अगर आप देखते हैं, तो जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, ये सब, तो उन एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से एक नया स्टेट बनाना, या उसके एरिया को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, या उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, या उसके स्टेट को नाम को बदलना, तो वो चीजें जो पावर है वो आपकी ड्राइव कहाँ से होती है, आर्टिकल 3 से ड्राइव होती है। ठीक, मतलब जो आपका ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है, या तो दो स्टेट को मिला के एक स्टेट बना देना, या एक स्टेट को डिवाइड करके दूसरा स्टेट बना देना, या एरिया इंक्रीज कर देना, या एरिया को डिक्रीज कर देना, बाउंड्री को कम कर देना, ऑल्टर कर देना नाम उसके। ठीक, तो वो आपके आर्टिकल 3 से आता है। लेकिन ये जितने भी चेंजेस हैं ये आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है। तो ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत अच्छा है क्या, कि ये सब चेंजेस इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में आपको प्रेसिडेंट का क्या लेना पड़ता है, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके ये चीजें होंगी, तो ये ध्यान रखना। और क्या होता है, प्रेसिडेंट फिर ये इन सब चीजों को जो स्टेट मतलब जिसका स्टेट का नाम बदल रहा है, या जिस स्टेट से दूसरा नया स्टेट बन रहा है निकल के, तो वो जो प्रोसेस मतलब वो जो एक तरीके से वो जो इंट्रोड्यूस करा गया था बिल वगैरह, वो आपको फिर भेजा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में उनके व्यूज जानने के लिए, कि क्या आप इन सब चीज पर सहमत हैं कि नहीं है। तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड वो उसको वापस भी करना होता है। ठीक, तो काफी अच्छे से अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपने कुछ व्यूज भी रखती है, तो प्रेसिडेंट और ना ही पार्लियामेंट उन व्यूज से बाउंड होता है। कि मान लो कल को पार्लियामेंट में प्रस्तुत हो जाता है बिल प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से, कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है, और वो मतलब ये 4 भागों में बांटा जाता है, तो वो जो प्रपोजल है वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंड करा जाएगा, क्या आप इससे सहमत है कि नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे सहमत भी नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट बाध्य नहीं है कि उनके व्यूज को माने। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, और ये स्टेटमेंट यूज करा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। और आपको पता है भारत को कैसे बताया जाता है, एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब हमारे यूनियन को तो डेस्ट्रक्ट नहीं करा जा सकता, बट हम स्टेट्स के जो एरिया वगैरह उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, इस तरीके से तो डिफाइन करा जाता है। आर्टिकल 4 अगर आप देखेंगे, तो आर्टिकल 4 पावर देता है आर्टिकल 2 एंड 3 को, बेसिकली, है ना। मतलब क्या बोलता है वो,
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जितने भी चेंजेस करे गए हैं वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काउंट नहीं होंगे आर्टिकल 368 में। ये ध्यान रखना, एक छोटा पॉइंट है लेकिन अपने आप में बड़ा पॉइंट है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जो भी चेंजेस आपने करे हैं आर्टिकल 2 का यूज करके, आर्टिकल 3 का यूज करके। आर्टिकल 2 क्या, आपने एक नया स्टेट बनाया। आर्टिकल 3 क्या, आपने एग्जिस्टिंग स्टेट को ही ऑल्टर चीजें करी। तो जो चेंजेस आपने आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू करे हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काउंट नहीं होंगे, जो कि किस मात्रा, आर्टिकल 368 में। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि ये दोनों एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काउंट नहीं होते हैं, ये बाहर रखे जाते हैं। और इन लॉ को पास करा जाता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू। मतलब चाहे आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू आके करा जाता है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे से अगर हम देखते हैं तो हमारे 3-4 कमीशन बैठे हैं। एक धर कमीशन बैठा था, थोड़ा सा बता देता हूँ। धर कमीशन, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमीशन बैठा था। धार कमीशन जो आपका बैठा था वो लिंग्विस्टिक बेसिस से रिलेटेड बैठा था, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टेट्स के लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जून 1948 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। किसकी चेयरमैनशिप में, एस के धर की, जो कि उन्होंने काफी अच्छे से एग्जामिन करा इन सब चीजों को। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बांग्लादेश के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना। अच्छा, आप बेरूबरी वाली की बात कर रहे हैं ना मैम? जब अगर आप इन टेरिटरी को किसी को देते हैं ना, तो वो वहां पे तो होगा ना, यहाँ पे कौन सा आपको टेरिटरी दे रहे हैं? यहाँ पे इंडिया के हथियार, मतलब इंडिया के लेने की बात हुई है। हाँ? इंडिया की विद इन द स्टेट चीजें उल्टर हुई हैं और इंडिया ने ली हैं चीजें, दी नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? ठीक, तो उसमें तो आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काउंट होगा। ठीक है, चलिए, वो धार कमीशन की मैं बात कर रहा था, तो इसने काफी अच्छे से अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा था। हाँ, कब? 1948 में। स्पेशल वाला, स्पेशल वाली मेजोरिटी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपकी इंटेग्रिटी से रिलेटेड बात है तो उसमें वही होता है। ठीक, तो इसने रिकमेंडेशन दी थी किससे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, है ना? रीऑर्गेनाइजेशन करा था काफी अच्छे से, मतलब बताया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने, मतलब उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे इनका स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो। तो धर ने जिस टाइम पर अपने 1948 में अपनी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो इसने लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं बोला, इसने बोला कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे क्या करते हैं, स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मतलब बैठाया इनको गया था लिंग्विस्टिक बेसिस की चीजों को ध्यान में देखना, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देख लेते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें इन द सेंस कि इस एरिया में काफी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है। मतलब मान लीजिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को एक साथ मिला दिया, तो यार ऑब्वियसली बात है, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, और जेबीपी कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया, इनको जेबीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। इनको 1948 में ही बनाया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट करी, और इन्होंने फाइन और फॉर्मली इन द सेंस रिजेक्ट करा लैंग्वेज को एज अ बेसिस रिओर्गेनाइजेशन करने के लिए स्टेट्स का। ठीक, तो अक्टूबर 1953 में, वैसे आपको पता है, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए बना था। तो हम देख लेते हैं कि आगे चीज और क्या हुई थी। एक फजल अली कमीशन बना था आपका दिसंबर 1953 में, तीन थ्री मेंबर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन। किसकी चेयरमैनशिप में, फजल अली। दो अदर मेंबर थे इनके साथ, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1955 में। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट करा था लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इन्होंने एक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, क्या? कि एक राज्य की एक ही भाषा नहीं, कि वन लैंग्वेज वन स्टेट को इन्होंने रिजेक्ट करा था। लेकिन आप बनाइए लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट, बट एक राज्य की एक भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो उन्होंने फिर मतलब
लैंग्वेज के बेसिस पे तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करा था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, वरना चीजें गलत होने लगेंगी। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आता है, तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि काफी अच्छे से लैंग्वेज के बेसिस पे ही चीजें बन जाती हैं, ठीक। और 1953 में ही पहला स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनता है। तो कहाँ से सेपरेट होके? मद्रास स्टेट से सेपरेट होके, ठीक। ओके। 1956 में आपके कौन कौन से स्टेट बने थे? केरला, त्रावणकोर प्लस कोचीन साउथ कनाडा को मिला के आंध्र प्रदेश बना था। मध्य प्रदेश न्यू यूनियन टेरिटरी बनी थी, काफी अच्छे से। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करा गया था। 1961 में दादरा एंड नागर हवेली बनी थी। 10वें संविधान संशोधन के थ्रू 1962 में गोवा, दमन एंड दीव वगैरह बने थे। पुडुचेरी को, मतलब इनको फ्रेंच से अलग कराया गया था, मतलब फ्रेंच का रूल हटाया गया था, फ्रांस इन द सेंस पोर्टुगीज वगैरह का, गोवा से तो। और पुडुचेरी से फ्रेंच वगैरह को 1963 में नागालैंड बना था। तो ये आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं, वरना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक। थोड़ा सा फिर अब आगे चल लेते हैं। तो आर्टिकल 1 to 4 तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। अच्छा, जैसे मैम ने एक डाउट पूछा था, उसको और बता देता हूँ मैं। यही वाला जो बांग्लादेश वाली थी, ये 100 में संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, जिस टाइम पे भारत ने ट्रांसफर करी थे अपने 101 लैंड बांग्लादेश को, ठीक। और बांग्लादेश से 51 एनक्लेव सेंड हुए थे। मतलब ये छोटे छोटे से एरिया है, कुछ नहीं पता चलता बाउंड्री में कि ये वाला एरिया इसके मतलब जिस टाइम पे आप बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जाएंगे ना, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप बांग्लादेश में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडिया में। मतलब कुछ एरिया काफी अच्छे थे अंदर में, छोटे छोटे से चीज, मतलब ऐसा समझ लो छोटे छोटे से एक आइलैंड टाइप से, आइलैंड तो नहीं है बट छोटे छोटे से वैसे ही टापू टाइप से है ना। तो भारत ने ट्रांसफर करे थे काफी अच्छे से। 101 एनक्लेव उसको दे दिए थे बांग्लादेश को, और 51 एनक्लेव उससे अपने ले लिए थे इधर साइड में। क्योंकि यार मतलब डिफरेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल होता है वहां पे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप बांग्लादेश में है कि इंडिया में है, ठीक। तो ये 100वां संविधान संशोधन था, 2015 में हुआ था, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं चीजों को। सिटीजनशिप वाले आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं काफी, ठीक। सिटीजनशिप वाले आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स में अगर मैं देखता हूँ, तो आपको पता है जो मतलब मतलब जो राइट टू सिटीजन, मतलब इन द सेंस कि जो हम सिटीजन हैं, हमको कौन कौन से मतलब राइट्स मिले हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो जो सिटीजन हैं हमको कौन कौन से राइट मिले हुए हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 काफी अच्छे से कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 16 मिला हुआ है हमको कि हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगा हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता। आर्टिकल 19 मिला हुआ है। आर्टिकल 29 एंड 30 मिला हुआ है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू वोट मिला हुआ है काफी अच्छे से, ठीक। पार्लियामेंट में मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, कंटेस्ट हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकते हैं हम काफी अच्छे से, ठीक। हमको काफी अच्छे से राइट मिले हुए, हम किसी भी पोस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तमाम पोस्ट के लिए, मतलब हम वी आर एलिजिबल फॉर एनीथिंग, ऐसे समझ लें, ठीक। अगर वहीं पे बात करी जाए कुछ एलियंस, एलियंस ये वो वाले एलियन नहीं है जो बाहर से यूएफओ के थ्रू जा रहे हैं। ये वो वाले एलियन है जो कि हमारे भारत के अलावा दूसरी धरती से है ना, जो दूसरे देश के लोग हैं एग्जैक्टली, ठीक। जो कि अदर स्टेट के, लेकिन उनको भी कुछ राइट मिले हुए होते हैं। बट कौन से राइट नहीं होते हैं उनके मिले हुए? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये आर्टिकल्स उनको नहीं मिले हुए होते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपने उनको जीने का अधिकार छीन लिया, जीने का अधिकार है उनको, ठीक। आर्टिकल 15 नहीं है, 16 नहीं है, 19 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है। ये मैम ने टाइप भी करा है, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक। तो ये आर्टिकल्स एलियंस को नहीं मिलते। और प्लस उनको आर्टिकल 22 मिलता है कि नहीं मिलता है?
फीलिंग मास वाले नहीं कंट्री सर। देखो जो एनिमी एलियंस होते हैं ना, एनिमी एलियंस इन द सेंस कि क्या कि आपकी एनिमी कंट्री है या कुछ एक व्यक्ति ऐसा है कि काफी अच्छे से उस पर चार्जेस लगे हुए हैं ये सब, तो उसको आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक, उसको नहीं मिलता है। ठीक, काफी अच्छे से, बट एनिमी एलियन, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम देते ही नहीं है ये सब चीजें, ताकि उपद्रव ना हो। क्या पता बाहर के जो आके वो हमारे यहाँ उपद्रव सोशल हार्म डिसहार्मनी को ब्रेक कर दें, तब जाओ। अगर आप देखें, एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ये यूपीएससी के प्री में स्टेटमेंट यूज भी हुआ है जहां तक है, ईयर मेरे को ध्यान नहीं है। भारत के अंदर जो सिटीजनशिप है, चाहे आपने बाय बर्थ ले रखी हो, चाहे आपको नेचुरलाइज्ड सिटीजन मिल रखी हो, तो आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ध्यान रखना, या तो आप सिटीजन बाय बर्थ हो या नेचुरलाइज सिटीजन हो, तो आप एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन यूएसए के अंदर क्या है कि आप ओनली सिटीजन बाय बर्थ होने चाहिए, ना कि नेचुरलाइज सिटीजन। नेचुरलाइज सिटीजन का क्राइटेरिया है। तो यूएसए में सिंपल सिटीजन बाय बर्थ ही लोग प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। भारत के अंदर सिटीजन बाय बर्थ प्लस नेचुरलाइज सिटीजन बोथ आर एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा काफी अच्छे से। ठीक, आगे देख लेते हैं सीधे से। अगर बताइए, क्या अगर ब्रिटिश सिटीजन भारत में रह रहे हैं, क्या वो भारत सरकार से क्लेम कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन? यूपीएससी प्री 1999 में ये स्टेटमेंट यूज हुआ है। क्या ब्रिटिश सिटीजन भारत में जो रह रहे हैं, क्या वो भारत सरकार से क्लेम कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन? है ना, नहीं कर सकते। यूपीएससी प्री 1999 में ये स्टेटमेंट यूज हुआ था अध्यापक का। अब हम आर्टिकल वाइज चीजें देख लेते हैं, है ना। मैं आपको चीजें बता दूं, मैं ऊपर ऊपर से बताते चलूंगा, क्योंकि ये सिटीजनशिप आर्टिकल बहुत लेंथी टाइप से हो जाते हैं, लेकिन जो जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, एकदम से ऊपर ऊपर भी नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं खुद ही चीजों को बता दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं बात करूँ किसकी, तो ये सिटीजनशिप वाले कंसेप्ट वगैरह आपको देखने को आपके टाइम पे आपका क्या हुआ। ये आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ और इंडिया अलग हुआ। ठीक, सब ये काफी अच्छे से एक बात ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान उन सबको काफी अच्छे से सिटीजन मानता है। मतलब उन किस तारीख के बाद से, जो कि 26 जनवरी 1950 से, है ना। जो कि सिटीजन बने हुए हैं उनको तो डायरेक्टली एकदम सिटीजन मानता है, ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया। ये सब उनके क्राइटेरिया है, देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और प्लस पार्लियामेंट को भी पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून को बना सकती है, उनमें अमेंड कर सकती है। और आपको पता ही है तमाम सिटीजनशिप राइट आ रखे हैं हमारे यहाँ। ठीक, 1955 है। ठीक, सिटीजनशिप राइट एक्ट में, तो काफी एक्ट क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है। देख लेते हैं पार्ट सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 5। वो पर्सन जो कि भारत का मूल निवासी है, वो सिटीजन हो सकता है, लेकिन उसकी तीन कंडीशन है कि भारत में जन्मा हो। सेकंड, कि किसी मतलब एक तरीके से कि उसके कोई भी पेरेंट या तो मदर या फादर भारत में जन्मे हो। ठीक, और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो भारत का लगभग 5 सालों तक। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले। ठीक, तो वो भारत का सिटीजन कहलाया जाएगा। मतलब ये 26 जनवरी 1950 वाली बातें करी जा रही हैं। भारतीय संविधान को अडॉप्ट करने से 5 साल पहले तक, पहले से वो भारत का एक आम नागरिक है, तो वो भारतीय सिटीजन कहलाएगा। या वो भारत में पैदा हुआ है, या उसमें या उसके माता पिता में से कोई एक पैदा हुआ है भारत में। ठीक, ध्यान रखना, ये 26 जनवरी 1950 वाली चीज का क्राइटेरिया है, उसको एज अ तारीख को बताते हैं। ठीक, आर्टिकल 6, अगर कोई भी पर्सन माइग्रेट हुआ है इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक,
और यदि उसके कोई भी पेरेंट या एनी ग्रैंड पेरेंट बोर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक, उसको फिर 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी सिटीजनशिप के लिए। ये 26 जनवरी 1950 की बातें चल रही हैं, ठीक? कोई भी पर्सन अगर बाहर आया है पाकिस्तान से और उसका कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट बोर्न हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में काफ़ी अच्छे से, तो उसको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। कौन से? 2 क्राइटेरिया कौन से हैं? कि वो जो माइग्रेट है, वो माइग्रेट हुआ हो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में, ठीक? या अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया है यहाँ पे, तो उसको उसके आने के 6 महीने बाद तक यहाँ पे रहना होगा, तब जाके वो काफ़ी अच्छे से एलिजिबल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको 6 महीने के बाद तक रहना होगा। ये अभी उस टाइम की बात चल रही है अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब डिवाइडेड इंडिया के बाद जो सिटीज़नशिप ये सब ग्रांट करी गई, ठीक? ध्यान रखना इस सब चीज़ों को। आर्टिकल 6 कि अगर कोई भी भारत आया है पाकिस्तान से, तो उसके यदि माता-पिता या दादी-दादा अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न है, तो उनको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। या तो वो माइग्रेट हैं 19 जुलाई 1948 से पहले के, तो वो उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द सेंस बना दिया जाएगा, एक सिटीज़नशिप, ठीक, दे दी जाएगी। यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, तो उनको 6 महीने तक कम से कम रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले। 6 महीने तक उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम यहाँ, ठीक। और अगर मैं आर्टिकल 7 की बात करूं, जो भी पर्सन माइग्रेट हुआ पाकिस्तान इंडिया से, तो 1 मार्च 1947 से बाद अगर वो भारत आया है, ठीक, तो उसको कम से कम 6 महीने यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो तब जाके उसको इंडियन रेसिडेंट बोला जाएगा। कि अगर कोई भी पर्सन माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान, ठीक, इंडिया से, और वो 1 मार्च 1947 के बाद वापस भारत आया है, तो उसको कम से कम 6 महीने रहना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल है, ठीक। आर्टिकल 8 प्रोविजन कवर करता है ओवरसीज सिटीजन से रिलेटेड कि अगर वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं कि नहीं, तो उनसे रिलेटेड एक्ट भी है, तो हम एक्ट में देख लेंगे चीजों को, ठीक। ये ध्यान रखना। मैं जो सिटीजनशिप एक्ट बताऊंगा ना, मैं उसके इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना ऊपर से भी नहीं लेके जाऊंगा कि चीजें एकदम बेकार ही कर दूं, ठीक। और आपको बताइए, मैं बोल देता हूँ लेकिन अंदर तब भी हम चले जाते हैं डिटेल में थोड़ा सा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? बाय बर्थ ले सकते हैं, बाय डिसेंट ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ले सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आएगी, स्पेशल प्रोविजन अगर बनाए जाते हैं, मतलब जैसे कि आसाम कोड वगैरह, उसके थ्रू आ जाती है। अगर आपके सिटीजनशिप जाती है तो रिनंसिएशन के थ्रू चली जाती है, बाय टर्मिनेशन के थ्रू जाती है, बाय डेप्रीविएशन के थ्रू जाती है। अब इसमें बताऊं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लेके चीजों को, यार मैं फिर ज्यादा ही इसकी भावनाओं में ना खो जाऊं कि बाय बर्थ ये कैसा होता है क्या नहीं होता है। बताऊं अंदर की चीजें? बोलो। अभी मैं स्टार्टिंग हकूना बताता है, स्टार्टिंग ये सरकारी है। अच्छा ठीक है, मतलब आपको अंदर की भी चीजें जाननी है। कॉन्फिडेंशियल मामला है सर, ऐसा नहीं है हम लीकेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। चलिए कोई नहीं। जो सिटीजनशिप आपकी एक्वायर करी जाती है बर्थ, बाय बर्थ, तो आपका जन्म होना चाहिए कब? कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले। अगर देखो ये डेट तो ध्यान नहीं रहेगी, बस सिंपल मोटा मोटा ध्यान रखिए। 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म हो रहा है, तो आप भारतीय नागरिक हैं बाय बर्थ। इसको ध्यान रखना। अब कंडीशन ये हो जाती है कि अगर कोई 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हो रहा है, तो तब क्या होगा? तो जब अगर कोई पर्सन 1 जुलाई 1987, एक काम करिए ना, आप तारीख की डेट यहाँ पे लिखते रहिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको भी ध्यान रहेगी चीजें, है ना? तो 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई पैदा होता है, तो क्या उसको बाय बर्थ सिटीजन कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? उसको भी कहा जाएगा, लेकिन उसका कोई भी एक पेरेंट जिस टाइम पर उसका जन्म हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और
मतलब दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और यदि कोई पर्सन, मतलब यदि कोई पैदा हुआ है 3 दिसंबर 2004 के बाद, है ना, या उससे पहले, तो उस केस में भी, उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में दोनों माता पिता भारतीय सिटीजन होने चाहिए। एक चीज मैंने बताई कि अगर कोई पैदा हो रहा है 1 जुलाई 1987 से बाद, एक दिन ऐसा मान लीजिए, तो उसका कोई भी एक पेरेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर कोई पैदा हो रहा है 3 दिसंबर 2004 के बाद, या माता पिता भारतीय होने चाहिए। ठीक। तो काफी अच्छे से आपको बाय बर्थ वाली सिटीजनशिप की क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, जो चिल्ड्रन होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स के, जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसीज वगैरह होती हैं, जो कि भारत में पोस्टेड होते हैं, ये जो एनिमी एलियंस हैं, एनिमी एलियंस का दुश्मन देश जो है ना, उनके अगर कोई आते होते हैं यहाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो कभी भी भारतीय सिटीजन को बाय बर्थ अचीव नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक, इसको ध्यान रख लेना। बाय बर्थ का क्राइटेरिया इतना है। और अगर बाय डिसेंट की अगर मैं बात करूं, मतलब वही पूर्वज वाली बात हो जाएगी। ठीक। कि अगर कोई पर्सन भारत के बाहर पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, बट 10 दिसंबर 1992 से पहले, तो वो भारतीय सिटीजन कहलाया जाएगा बाय डिसेंट, अगर उसके पिताजी भारतीय सिटीजन है तो, जिस टाइम पे उसका जन्म हुआ है। बाय डिसेंट कोई सिटीजनशिप तब कहलाया जाएगा जब, यदि उसके, अगर उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद, और 10 दिसंबर 1992 से पहले, तो वो बाय डिसेंट सिटीजनशिप तभी होगा जब उसके पिताजी क्या होंगे, सिटीजन होंगे, भारत के नागरिक, जब उसका जन्म हुआ है, तो बाय डिसेंट वो कहलाया जाएगा। लेकिन अगर आप बोलें तो 3 दिसंबर 2004 के, मतलब ये 3 दिसंबर 2004 वगैरह क्यों आ रही है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट में एक्ट वगैरह देखने को मिले थे, तो इस वजह से हम 3 दिसंबर 2004 भी ले रहे हैं, पीछे भी लिया, अभी भी लिया। तो जो पर्सन 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर बोर्न हुआ है, तो वो भारतीय सिटीजन बाय डिसेंट तब तक नहीं कहलाएगा जब तक उसका बर्थ रजिस्टर्ड नहीं है भारत में। ठीक। बाय डिसेंट वो नहीं कहलाएगा, मतलब पूर्वजों के उससे, है ना, कि हाँ ये भारतीय नागरिक है। वाई रजिस्ट्रेशन की, अगर कोई भी रेसिडेंट रह रहा है आपके यहाँ 7 साल से, और जो पर्सन मैरिड है और वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, और वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है भारत का 7 सालों से, तो वो काफी अच्छे से अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड वगैरह मिल जाता है ना, तो आपको पता होगा। ठीक। वाई रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है चीजें। वाई नेचुरलाइजेशन, वाई नेचुरलाइजेशन मैंने आपको बताया भी था कि जो भारतीय इलेक्ट प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जो अगर सिटीजन है बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, काफी अच्छे से एलिजिबल है वो लड़ने के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो अगर मैं बाय नेचुरलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब जो नेचुरलाइजेशन डे है उसका, मतलब सिटीजन पाने का, वो क्या है कि एक तो रिसाइड कर रहा हो भारत में, और काफी अच्छे से सर्विस कर रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसको काफी अच्छे से नॉलेज हो 8 शेड्यूल की। मतलब नेचुरलाइजेशन से क्या पता चल रहा है कि हाँ वो काफी अच्छे से भारतीय नागरिक है ना, क्योंकि 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस में से किसी लैंग्वेजेस का आपको इंफॉर्मेशन होना, भारत में आपको सर्विस देना, भारत की सर्विसेज में आपको, भारत के लिए आप सर्विसेज कर रहे हो। ठीक। और वो उसके पास वो किसी अन्य कंट्री का सिटीजनशिप बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, बट इंडिया की सिटीजनशिप के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। ठीक। और जो भी, अगर आप देखें, मतलब वो है तो इंडियन ओरिजिन ही, बट वो सारी चीजें उसको करनी पड़ती हैं, है ना। अब बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि वो सामने वाली कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठा है और वो नेचुरलाइज वे में लेना चाह रहा है इंडियन सिटीजनशिप, तो नहीं होगा। ठीक। उसको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा उसको,
काफ़ी अच्छे से एक लैंग्वेज आनी चाहिए, गवर्नमेंट में सर्विस दे रहा हो, गुड आचरण का हो, ठीक? लेकिन ये जो चीज़ है ना, अब आप बोलेंगे कि ये जो इल्लीगल माइग्रेंट आते हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छे से दिया जा सकता है यार, वो भी सीख सकते हैं किसी भी शेड्यूल 8 की लैंग्वेज को, उर्दू को सीख लिया, मान लो ये हिंदी को सीख लिया, नेपाली को सीख लिया, किसी को भी सीख लिया और वो गुड आचरण के साथ रह रहे हैं और मान लो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी नौकरी मिल गई, तो क्या वो नेचुरलाइजेशन वे ऑफ सिटीज़न बन जाएँगे? नहीं, ध्यान रखना। इल्लीगल माइग्रेंट कभी भी बाय नेचुरलाइजेशन वे सिटीज़नशिप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। वरना अगर इस तरीके से होता, तो हमारे यहाँ तमाम जितने भी लीगल माइग्रेंट्स हैं, वो हमारे भारतीय सिटीजन कहलाते और हमारी इंडियन पॉपुलेशन आज पता नहीं कितनी से कहाँ हो रखी होती। तो ठीक, वाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब जब आप किसी सामने वाली टेरिटरी को अपना पार्ट बनाते हैं, तो उसके खुद ब खुद जो सिटीजन्स होते हैं, वो आपके भारतीय नागरिक बन जाते हैं। जैसे कि हमने पौंडीचेरी को अपने भारत का हिस्सा बनाया, तो उसके जो भी नागरिक थे, वो भारत के नागरिक बन गए आराम से। कुछ स्पेशल प्रोविजन कर दिए जाते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, जैसे कि आसाम अकॉर्ड लाया गया था, तो उसमें बोला गया कि जितने भी पर्सन इंडियन ओरिजिन हैं और वो आसाम आए हैं 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से, तो उनको मतलब जो और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं आसाम के, तो काफी अच्छे से वो सिटीजनशिप बनने के लिए एलिजिबल हैं। और जो पर्सन 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से आए हैं, ठीक, तो उनको भी काफ़ी अच्छे से सिटीज़नशिप मिल सकती है और वो ऑर्डिनरी रेज़िडेंट्स हैं, तो काफ़ी अच्छे से वो भी सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हैं। और सिटीज़नशिप छूटती कैसे है? 3 वे हैं। रिनंसिएशन कि आप सामने से जाकर डिक्लेयर कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैं ये सिटीज़नशिप छोड़ना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई डिक्लेरेशन अपनी सिटीज़नशिप का छोड़ने का कर रहे हैं, एक वॉर के समय कि मान लीजिए उस टाइम पे भारत किसी कंट्री के साथ एक वॉर में इंडल्ज है, ठीक, और उस टाइम पे आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं हो रहा हूँ, मतलब मैं अलग होना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम पे नहीं, आप सिटीजनशिप को नहीं, मतलब वो परमिशन ग्रांट नहीं करेगी, ठीक, ये मे भी ऐसा हो सकता है और मतलब कि आप वॉर में जाके इंडल्ज हो जाएं सामने वाली कंट्री के फेवर में, आप इसलिए छोड़ रहे हैं ये सब चीजें, है ना? तो इसलिए आपकी वो आपका मतलब जो रिनंसिएशन है उसको फाइनलाइज नहीं करती है। और प्लस जिस टाइम पे आप अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ते हैं, तो जो भी बच्चे माइनर चाइल्ड होते हैं आपके साथ, उनकी भी भारतीय नागरिकता चली जाती है। लेकिन इफ अगर वो लेना चाहें, अगर वो भारतीय नागरिकता लेना चाहें, तो वो 18 साल की उम्र अटेन करने के बाद भारतीय नागरिकता को रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक? लेकिन जैसे मैं हूँ, अगर मैं छोड़ना चाहूँ भारतीय सिटीजन, तो मेरे साथ जितने भी मेरे मतलब बच्चे होंगे जो कि 18 साल से कम के होंगे, तो उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। वाई टर्मिनेशन, वाई टर्मिनेशन क्या कि आप काफ़ी अच्छे से इन द सेंस कि आप कुछ इस तरीके से गतिविधियाँ कर देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आप आपकी बाध्य हो जाती है आपको टर्मिनेट करने के लिए भारतीय सिटीज़नशिप से। वो ऑटोमैटिकली कर देती है कि तो जिस टाइम पे इंडिया इंडियन सिटीज़न काफ़ी अच्छे से सामने मतलब टर्मिनेशन इन द सेंस कि आपने सामने वाली कंट्री की सिटीज़नशिप ले ली है, तो आपकी ऑटोमैटिकली टर्मिनेट हो जाएगी भारतीय सिटीज़नशिप, ठीक? एक बाय डेप्रिवेशन क्या कि आप मतलब आपका इन केसेस में तो कंपल्सरी टर्मिनेशन होना ही होना है भारतीय सिटीजनशिप से। जैसे कि अगर आप डिसलॉयल्टी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, ये काफ़ी अच्छे से आपको जेल में रखा जा रहा है 2 साल से ज़्यादा, है ना? मतलब कहाँ, मतलब आप अदर कंट्रीज़ में भी अगर इंडल्ज हैं इन सब चीज़ों में, मतलब ये है कि आप कुछ इस तरीके से कंडीशन कर रहे हैं या आप किसी एनिमी कंट्री के साथ इंडल्ज हो रहे हैं और उसके साथ आप वॉर में उसका वो कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो कौन आपको भारतीय नागरिक रहना चाहेगा यार? आप तो देशद्रोही वाले काम कर रहे हैं, ठीक? तो अगर आप कुछ ऐसी गतिविधियाँ करते हैं जो कि भारतीय इंटेग्रिटी को ठेस पहुँचाती हैं, जो कि सही नहीं है चीज़ें, तो आपकी सिटीज़नशिप चली जाएगी, ठीक? आपको भारतीय नागरिक नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, इतना तो आप लोगों ने जान लिया, है कि नहीं? एनआरआई आपको पता है एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं जो कि बाहर रहते हैं
और भारतीय पासपोर्ट को होल्ड करते हैं। पीआईओ होते हैं एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके एंसेस्टर इंडियन नेशनल होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटली दूसरी कंट्री को मतलब सिटीजनशिप होल्ड करके बैठे हैं एक तरीके से। एक होते हैं ओसीआई, जो पर्सन रजिस्टर्ड हैं आपके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के अंडर में, तो उनको ओसीआई के नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ ऐसे बेनिफिट मिले हुए थे, मतलब जस्ट लाइक जैसे एनआरआई को इंडियन सिटीजनशिप के सारे बेनिफिट मिले हुए होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। पीआईओ को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला हुआ था, अरे वो पहले ही दूसरी फॉरेन नेशनल्स का पासपोर्ट वगैरह होल्डिंग करके बैठी है। ठीक, भले सी वो इंडियन ओरिजिन है तो उसको बेनिफिट क्यों दे देंगे? मतलब अगर कोई यूके में बैठा है पीआईओ, कि उसके यहाँ पे एंसेस्टर वगैरह थे, मतलब ऋषि सुनक को आप यहाँ पे राइट टू वोट दोगे क्या? है ना? या ऋषि सुनक को बिना वीजा के एंट्री दे दोगे, भले से उसके एंसेस्टर यहाँ पे थे। पीआईओ है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो ये चीजें तो आप नहीं दे सकते हैं ना काफी अच्छे से भारतीय संविधान में। ऐसे कैसे दे सकते हैं उसको? ठीक, वीजा अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज रिलीज करा जाता है पीआईओ को, मतलब जिस भी पर्सन से वो आ रहे हैं। ठीक, ओसीआई को क्या करा जाता है कि लाइफ लॉन्ग एक तरीके से वीजा भी दिया जा सकता है, अगर वो लगातार यहाँ पे आ रहा है। मतलब मान लीजिए अगर रिसर्च वर्क से रिलेटेड वो इंडिया में आ रहा है बार बार, तो उसको एक वीजा दे दिया जाएगा कि आप आइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आपको काफी अच्छे से डिफरेंस तो पता ही होंगे। भाई अभी स्टार्ट हो जाता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 3, 12 से 35, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी करना तो बता दीजिए, है कि नहीं? बोलिए बोलिए, करना है अभी? या कुछ और है सच डाउट है तो प्लीज बताइए। कल सर, कॉल सर, सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैं आपको कॉल तो कर देता। सुमन सौरभ जी, कॉल सर। अच्छा, कॉल ऐसे बंगोल में बोलते हैं ना, कॉल, नो ना। ओके, कल बोला, अरे मैम वो तो मुझे पता चल गया। ठीक, ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा।